हमारे सभी सुनने वालों को मेरा यानी कि रोशनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1984 उपन्यास जो कि लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल द्वारा का भाग 2। तो अब हम जिस मोड़ पर हैं वो ये है कि विंस्टन जो है उसकी मन की उथल पुथल ना चाहते हुए भी डायरी के पन्नों पर लिखी जा रही है। और अब उसके मन में ये भय है कि अगर ये अथॉरिटीज़ को पता चल गया कि उसके दिमाग और दिल में ये चल रहा है तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो चलिए सुनते हैं कि आगे क्या होता है। दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखते ही विंस्टन ने देखा कि मेज पर डायरी उसने खुली छोड़ दी थी। खुले हुए पन्ने पर मोटा भाई मुर्दाबाद भरा हुआ था और इतने बड़े अक्षरों में लिखा था कि कमरे में कहीं से भी उसे पढ़ा जा सकता था। ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद उसने खुद से नहीं की थी। फिर उसे एहसास हुआ कि अपनी घबराहट में भी उसने डायरी इसलिए बंद नहीं की थी क्योंकि स्याही अभी गीली थी और चिकने कागज़ पर वह फैल जाती। उसने एक सांस खींची और दरवाज़ा खोल दिया। तत्काल राहत का एक गर्म झोंका सा उसे महसूस हुआ। बाहर एक महिला खड़ी थी जिसका चेहरा जर्द और संदली था। उस पर सिलवटें थी और उसके बाल बहुत पतले थे। अरे कॉमरेड, उसने थोड़ा उदास और शिकायती लहजे में कहा, मुझे लगा था कि मैंने आपको आते सुना। जरा चलकर मेरी रसोई की सिंक देख सकते हैं क्या? सब जाम हुआ पड़ा है। ये मिसेस पार्सन्स थी, उसी मंजिल पर रहने वाली एक पड़ोसी की पत्नी। पार्टी में नाम के साथ मिसेस लगाने का चलन नहीं था, हालांकि कुछ महिलाओं के नाम के आगे लोग खुद ही लगा लेते। यहाँ हर किसी को कॉमरेड कहना होता था। कोई 30 बरस की महिला रही होंगी, लेकिन अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी दिखती थी। उन्हें एक बार की देखने पर ऐसा लग सकता था कि चेहरे की सिलवटों के बीच गर्द भरी है। विंस्टन उनके साथ नीचे तक गया। यहाँ टूट फूट और मरम्मत तकरीबन रोज की चिकचिक थी। विक्ट्री मैंशंस 1930 या उसके आसपास की बनी पुरानी इमारत थी जो अब जर्जर हो चुकी थी। सीलिंग और दीवारों से पपड़ी छूटती रहती थी। तेज सर्दी में यहाँ पाइप फट जाती थी। बर्फबारी में छतें टपकने लगती थी और कम खर्ची के वास्ते अगर हीटिंग सिस्टम बंद ना हो किया गया हो तब भी आधी क्षमता पर ही चलता था। आप खुद से मरम्मत कर लें तो ठीक, वरना इन कामों के लिए पहले से तय की गई कुछ कमेटियों से मंजूरी लेनी पड़ती थी। उनके पास जाने का मतलब था टूटी खिड़की ठीक करवाने के लिए भी 2 साल तक का इंतजार। मिसेस पार्सन्स ने ऐसे ही कहा, आपको इसलिए तकलीफ दी क्योंकि टॉम घर पर नहीं है। पार्सन्स दंपत्ति का फ्लैट विंस्टन के फ्लैट से बड़ा था और अजीब तरीके से गंदा था। इसमें हर चीज टूटी फूटी थी। ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल जंगली जानवर इसे रौंद कर गया है। समूची फर्श पर खेल के सामान बिखरे पड़े थे। हॉकी स्टिक, मुक्केबाजी के दस्ताने, फटी हुई फुटबॉल, खेल वाली उल्टी शर्ट। मेज पर जूठे बर्तनों का अंबार और कुत्ते की चबाई हुई वर्जिश की किताबें थी। दीवारों पर युवा संघ और जासूसों के लाल बैनर लटके थे। साथ में मोटा भाई का एक बड़े आकार का पोस्टर लगा था। वहीं उबले हुए करमकल्ले की परिचित गंध भी आ रही थी जो पूरी इमारत में मौजूद थी। किसी के पसीने की दुर्गंध से मिलकर ये और तेज हो जाती थी, जिसका पता घुसते ही लगता था। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल था कि पसीने की महक यहाँ क्यों नहीं आ रही थी। भीतर एक कमरे में कोई टेलीस्क्रीन से आ रहे फौजी संगीत के साथ एक कंघी और टॉयलेट पेपर के सहारे अपनी लय बैठाने की कोशिश कर रहा था। बच्चे हैं, थोड़ा आशंका से दरवाजे में झांकते हुए मिसेस पार्सन्स ने बताया। आज वे बाहर नहीं गए हैं ना? जाहिर है। अधूरे वाक्य बोलना उनकी आदत थी। रसोई की सिंक गंदले हरे पानी से ऊपर तक भरी पड़ी थी और करम कल्ले से भी बुरी बास मार रही थी। विंस्टन ने घुटनों के बल झुककर पाइप के एंगल जॉइंट का मुआयना किया। उसे हाथ लगाना पसंद नहीं था और झुककर बैठना भी नहीं, क्योंकि इससे उसे खांसी आ जाती थी। मिसेस पार्सन्स बेचारगी में उसे देखती रही। वह बोली, टॉम घर होता तो वह तुरंत इसे सही कर देता। उसे ऐसे काम पसंद है, उसके हाथों में हुनर है। टॉम के पार्सन्स सत्य मंत्रालय में विंस्टन के साथ काम करता था। वह एक मोटा लेकिन सक्रिय आदमी था जो हमेशा मूर्खतापूर्ण उत्साह से प्रेरित रहता था, जिस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता था। वह पार्टी के लिए समर्पित कोलू के बैलों में से एक था। पार्टी की स्थिरता विचार पुलिस से भी कहीं ज्यादा इन पर निर्भर थी।
35 साल का होते हुए भी उसे युवा संघ से निकाल दिया गया था, लेकिन उसमें भर्ती से पहले ही वह अपनी वैधानिक उम्र से 1 साल ज्यादा वक्त तक जाने कैसे गुप्तचर विभाग में बना रहा। सत्य मंत्रालय में वह किसी निचले ओहदे पर था जहां बहुत दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन खेल कमेटी सहित उन तमाम अन्य कमेटियों में वह अग्रणी स्थिति में था जो सामुदायिक यात्रा, प्रदर्शन, कम खर्ची अभियान और स्वैच्छिक गतिविधियों का आयोजन करती थी। पाइप खींचते हुए वह काफी गर्व के साथ बतलाता था कि पिछले 4 साल से बिना नागा हर शाम वह सामुदायिक केंद्र में मौजूद रहा है। उसकी देह से उठने वाली नाकाबिले बर्दाश्त पसीने की दुर्गंध से उसकी व्यस्तता का अंदाजा लगता था। वह जहां भी जाता ये गंध उसके साथ साथ जाती और उसके चले जाने के बाद भी बनी रहती थी। एंगल जॉइंट पर नट को टटोलते हुए विंस्टन ने पूछा, आपके पास पाना है? पाना? अचानक मिसेस पार्सन्स बिना रीढ़ वाले प्राणी की तरह दोहरी होकर बोली, पता नहीं, देखती हूँ शायद बच्चे। तब तक बूटों की आहट आई और कंधे से जोर की आवाज फूटी। बच्चे बैठक में आ चुके थे। मिसेस पार्सन्स पाना लेकर आ गईं। विंस्टन ने जमा हुआ पानी निकाला और खीजे मन से नाबदान में फंसा बालों का गुच्छा अपने हाथ से निकाला, जिसके चलते पाइप जाम हो गया था। नलके से आते ठंडे पानी में उसने काम भर का हाथ धोया और दूसरे कमरे में चला गया। हाथ ऊपर! अचानक एक बनेली आवाज उस पर चीखी। 9 साल का कठोर सा दिखने वाला एक खूबसूरत बालक अचानक मेज के पीछे से उचक कर प्रकट हुआ और उसे खिलौने वाली ऑटोमेटिक पिस्तौल से डराने लगा। उसकी छोटी बहन, जो उसके करीब 2 साल छोटी रही होगी, वह भी यही कर रही थी, लेकिन हाथ में रखे लकड़ी के एक टुकड़े से। दोनों ही नीली शॉर्ट ग्रे शर्ट और लाल गुलबंद पहने हुए थे, जो गुप्तचरों की वर्दी हुआ करती थी। विंस्टन ने हाथ तो ऊपर कर दिया, लेकिन उस लड़के की चाल ढाल इतनी हिंसक थी कि वह इससे थोड़ा असहज हो उठा था। ये जो भी रहा हो, लेकिन बच्चों का खेल नहीं था। देशद्रोही कहीं के! लड़का चीखा, तुम एक विचार अपराधी हो, तुम यूरेशियाई जासूस हो। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें भाप बना दूंगा, तुम्हें मैं नमक की खदानों में भेज दूंगा। अचानक ही दोनों बच्चे उसके इर्द गिर्द उछलते हुए देशद्रोही और विचार अपराधी चिल्लाने लगे। छोटी वाली बच्ची हर कदम पर अपने भाई की नकल कर रही थी। पता नहीं कैसे, लेकिन ये थोड़ा डराने वाली बात थी, जैसे बाघ के शावक कूद फांद मचा रहे हों, जो जल्द ही बड़े होकर आदमखोर बन जाएंगे। लड़के की आंखों में एक सधी हुई उग्रता थी, जैसे वह विंस्टन को मारने के लिए उसे आंखों में ही तोल रहा हो, और उसके भीतर यह भरोसा भी था कि वह इतना बड़ा है कि ऐसा वाकई कर ले जाएगा। विंस्टन ने शुक्र मनाया कि लड़के के हाथ में असली पिस्तौल नहीं थी। मिसेस पार्सन्स की पुतली विंस्टन के बच्चों की ओर और वापस विंस्टन की ओर बेचैनी में नाच रही थी। बैठक की बेहतर रोशनी में अब जाकर विंस्टन ने इस बात पर ध्यान दिया कि उनके चेहरे की सिलवटों के बीच वाकई धूल बैठी हुई थी। इतना हल्ला मचाते हैं ये सब, उन्होंने कहा। ये दोनों फांसी देखने के लिए नहीं जा पाए ना, इसीलिए उदास हैं। मेरे पास समय नहीं था कि ले जा पाती, और टॉम को दफ्तर में देरी हो जाएगी। अपनी भारी आवाज में लड़का गरजा, हम लोग फांसी देखने क्यों नहीं जा सकते? अभी भी उछल कूद कर रही लड़की ने रटना शुरू किया, फांसी दिखाओ, फांसी दिखाओ। उस शाम पाक में कुछ युद्ध अपराधी यूरेशियाई कैदियों को फांसी दी जानी थी। अचानक विंस्टन को ये याद आया, महीने में करीब एक बार ऐसा किया जाता था। ये काफी लोकप्रिय आयोजन होता था। बच्चों की खासी जिद होती थी फांसी देखने की। विंस्टन ने मिसेस पार्सन से विदा ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। मुश्किल वह 6 सीढ़ी भी नहीं नीचे उतरा होगा कि उसकी गर्दन के पीछे कुछ आकर लगा और वह दर्द से तिलमिला उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की लाल तार गर्म करके उसके भीतर घुसा दी हो। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि मिसेस पार्सन्स अपने लड़के को खींचकर भीतर ले जा रही थी। लड़के के हाथ में एक गुलेल थी। घर का दरवाजा बंद होते ही होते लड़का भीतर से चिल्लाया, गोल्डस्टीन! लेकिन विंस्टन के लिए कहीं ज्यादा हैरत का सबब उस महिला के उड़े हुए चेहरे पर बेचारगी से भरा हुआ डर का भाव था। फ्लैट में आते ही वह काफी तेजी से टेलीस्क्रीन को पार करता हुआ अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। अभी भी वह अपनी गर्दन रगड़ रहा था। टेलीस्क्रीन का संगीत बंद हो चुका था। उसकी जगह संपादित किए हुए एक उत्साहजनक फौजी स्वर में जल महल के लिए लाए गए हथियारों का विवरण दिया जा रहा था, जिसे ओशिएनिया और फेरो द्वीप के बीच बनाया गया था।
विंस्टन को महसूस हुआ कि ऐसे बच्चों के साथ तो वह बेचारी औरत जिंदगी भर आतंक में ही रहेगी। बस एक आध साल की बात और है, फिर यही बच्चे अपनी माँ पर नजर रखेंगी, कहीं मैं नियम कानून तो नहीं तोड़ रही। वैसे भी आजकल तो करीब करीब सारे बच्चे भयानक ही निकल रहे हैं। सबसे बुरा तो यही हो रहा था कि गुप्तचर संस्थाओं के सहारे इन बच्चों को बहुत व्यवस्थित तरीके से छुट्टा जंगली जानवरों में तब्दील किया जा रहा था। इससे भी बुरा ये था कि इन्हें पार्टी के अनुशासन के खिलाफ बगावत करने जैसा कोई एहसास तक नहीं होता था। इसके उलट ये पार्टी और उससे जुड़ी हुई हर चीज की सराहना करते थे। गीत, प्रदर्शन, बैनर, यात्राएं, नकली राइफलों के साथ ड्रिल, नारेबाजी, मोटा भाई की भक्ति, ये सब इन बच्चों के लिए गौरवान्वित करने वाला खेल था। उनके तमाम उग्रताओं को बाहर की ओर निर्देशित किया जाता था और राज्य के शत्रुओं के खिलाफ, विदेशियों के खिलाफ, देशद्रोहियों, विध्वंसकों और विचार अपराधियों के खिलाफ। 30 साल पार के लोगों में बात आम पाई जाती थी कि वे सब अपने बच्चों से डरते थे। इसकी जायज वजह ये भी थी, हफ्ता भर नहीं बीतता कि द टाइम्स किसी बाल नायक की फोटो छाप देता था। ताका झांकी करने वाला एक ऐसा बच्चा जिसने अपने माँ बाप को कुछ आपत्तिजनक खुसफुसाते सुना और विचार पुलिस के हवाले कर दिया। गुलेल की चोट अब टीस नहीं दे रही थी। उसने आधे अधूरे मन से कलम उठाई, ये सोचते हुए कि अब और क्या लिख सकता है अपनी डायरी में। फिर अचानक उसका दिमाग ओब्रायन की तरफ चला गया और वह उसके बारे में सोचने लगा। बरसों पहले, शायद 7 बरस पहले की बात रही होगी, जब उसे एक सपना आया था। सपने में वह घुप अंधेरे कमरे में चल रहा था। वहीं उसके बगल में एक आदमी था जिसने गुजरते हुए कहा था, हम वहां मिलेंगे जहां कोई अंधेरा नहीं होगा। ये बात बहुत हल्के से, तकरीबन सरसरी तौर से कही गई थी। ये एक सपाट बयान था, कोई निर्देश नहीं। ऐसा कहकर वह बिना ठहरे निकल गया था। अजीब बात यह थी कि सपने में भी इन शब्दों का उसके ऊपर वैसा असर नहीं हुआ था, बल्कि बाद में कहीं ज्यादा इसका महत्व समझ में आया। उसे फिलहाल याद नहीं कि उसने ओब्रायन को पहली बार सपने में पहले देखा था या बाद में। ये भी याद नहीं कि ओब्रायन की आवाज में वह पहली बार परिचित कब हुआ था। फिर भी चाहे जो भी हो, पहचान का एक सिरा तो मौजूद था। वह ओब्रायन ही था जिसकी आवाज सपने में अंधेरे को चीरकर उस तक पहुंची थी। विंस्टन कभी भी आश्वस्त नहीं हो पाया कि ओब्रायन उसका दोस्त है या दुश्मन। आज सुबह उससे आंख लड़ने के बावजूद वह अब तक इस बात को लेकर पक्का नहीं था। ये बात उतनी जरूरी भी नहीं रह गई थी अब। उनके बीच समझदारी का एक सिरा बेशक मौजूद था, जो किसी लगाव या साझेदारी से कहीं ज्यादा अहम था। उसने कहा था, हम वहां मिलेंगे जहां कोई अंधेरा नहीं होगा। विंस्टन नहीं जानता था इसका मतलब क्या है। बस इतना पता था कि किसी न किसी रूप में ये बात सच होनी है। टेलीस्क्रीन से आ रही आवाज थम गई। एक स्पष्ट और सुंदर तुरही का घोष हवा में फैले सन्नाटे को चीरता हुआ निकला और उसके पीछे एक कर्कश आवाज में उद्घोषणा हुई, ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। मालाबार के मोर्चे से एक ताज़ा खबर आई है। दक्षिण भारत में हमारी सेना को शानदार जीत मिली है। हम जो आगे बताने जा रहे हैं उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये जंग जल्दी ही अपनी समाप्ति की ओर होगी। ऐसा आप सबको बताने के लिए मुझे कहा गया है। ये रही ताज़ा खबर। बुरी खबर है, विंस्टन ने सोचा। और पक्का बुरी ही खबर निकली, क्योंकि यूरेशियाई फौज की सफाई और वह मारे गए, कैद किए गए उसके सैनिकों की भारी संख्या के खूनी विवरणों के तुरंत बाद ही घोषणा की गई कि अगले हफ्ते से चॉकलेट का राशन 30 ग्राम से घटाकर 20 ग्राम कर दिया जाएगा। विंस्टन ने फिर डकार मारी, जिनका असर खत्म हो चुका था और पेट खाली महसूस हो रहा था। टेलीस्क्रीन पर तभी राष्ट्रगान बजने लगा। जीत का जश्न मनाने के लिए या चॉकलेट की कटौती को भुलवाने के लिए, पता नहीं। ओशिएनिया, सब तेरे लिए। पर सबको सावधान की मुद्रा में खड़ा होना होता था, लेकिन विंस्टन तो अभी टेलीस्क्रीन की जद में नहीं था। राष्ट्रगान के बाद हल्का संगीत बजने लगा। टेलीस्क्रीन की तरफ पीठ किए हुए विंस्टन टहलाते हुए खिड़की के पास गया। बाहर अब भी ठंड थी और मौसम साफ था। कहीं किसी रॉकेट बम के फटने की आवाज आई और गूंजती रही। इधर बीच लंदन में हर हफ्ते 20-30 लोग मारे जा रहे थे। नीचे सड़क पर फटा हुआ पोस्टर हवा में आगे पीछे लहरा रहा था और उस पर लिखा था, INGSOC रह रह कर दिखता और छिप जाता था। अंग्रेजी समाजवाद के 3 पावन सिद्धांत थे,
न्यू स्पीक यानी नई भाषा, डबल स्पीक यानी दोरंगापन और अतीत की परिवर्तनीयता। उसे महसूस हुआ कि वह समंदर की तलहटी में फैले जंगल में भटक रहा है और एक ऐसे राक्षसी जगत में गुम हो गया जहां वह खुद एक राक्षस है। अतीत मर चुका था, भविष्य कल्पनातीत था। आखिर क्या गारंटी है कि इस धरती पर जीवित एक भी मनुष्य उसके जैसा सोच रहा होगा? और ये जानने का क्या तरीका है कि पार्टी की सत्ता हमेशा के लिए ऐसे ही नहीं कायम रहेगी? वित्त मंत्रालय की सफेद इमारत पर लिखे 3 नारे किसी जवाब की तरह उसकी आंखों के सामने चमक। युद्ध शांति है, आजादी गुलामी है, अज्ञान ताकत है। उसने अपनी जेब से एक चवन्नी निकाली। उस पर साफ अक्षरों में यही नारा खुदा हुआ था और दूसरी तरफ मोटा भाई का चेहरा था। उस सिक्के में से भी मोटा भाई की आंखें भीग रहीं। सिक्कों पर, मोहरों पर, किताबों के कवर पर, बैनरों पर, पोस्टरों पर और सिगरेट के पैकेट पर, हर जगह ये चेहरा मौजूद। हर कहीं से इसकी आंखें आपको देखती थीं और इसकी आवाज़ आपको घूरती हुई सी प्रतीत होती थी। जागे में, सोते हुए, खाते हुए, काम के दौरान, भीतर या बाहर, बिस्तर में या नहाते हुए, इससे कहीं भी बच पाना असंभव था। आपका अपना कहने लायक कुछ भी नहीं था यहाँ, सिवाय आपकी खोपड़ी के भीतर कुछ घन सेंटीमीटर की जगह के। सूरज पहलू बदल चुका था। सत्य मंत्रालय की अनगिनत खिड़कियों पर उसकी रोशनी अब नहीं पड़ रही थी। किसी किले में बने गुप्त सुराखों की तरह ये भयावह दिखती थी। उस महाकाय पिरामिडीय ढांचे के सामने उसका दिल सहम कर छुछुक गया। 1000 रॉकेट बम भी मार दें तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उसे फिर जिज्ञासा हुई कि आखिर किसके लिए वह डायरी लिख रहा है, भविष्य के लिए या अतीत के लिए या फिर किसी काल्पनिक युग के लिए, और उसके एवज में उसे मिलना क्या है? मौत नहीं, संपूर्ण लोप। डायरी राख कर दी जाएगी और वह खुद भाप बनकर उड़ जाएगा। उसने जो लिखा है वह केवल विचार पुलिस पढ़ पाएगी और उसे इस दुनिया से और स्मृति के हमेशा के लिए नष्ट करने के ठीक पहले। जब कागज के एक टुकड़े पर लिखा एक अदद लफ्ज नहीं बच पा रहा, आपके अपने एक अंश तक का नामो निशान नहीं बच पा रहा, तो आप भविष्य से कैसे कोई अपील कर पाएंगे? टेलीस्क्रीन में 14 का गजर खड़का। उसे 10 मिनट में निकलना होगा और आधे घंटे में काम पर पहुंचना होगा। घंटे की आवाज से जाने कैसे उसके भीतर कुछ हरकत हुई। अब तक वह किसी एकाकी प्रेत के जैसे सच बोले जा रहा था जिसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी बुदबुदाहट में कोई बाधा नहीं थी, निरंतरता नहीं टूटी थी। इसका मतलब है कि मामला सुनने वाला कोई नहीं होता। दरअसल आप अपने विवेक को बचाए रखते हुए एक इंसानी विरासत को कायम रख सकते हैं। वह मेज पर लौटा, स्याही में कलम डुबोई और लिखने लगा। भविष्य के नाम या अतीत के नाम, एक ऐसे वक्त के नाम जब सोच आज़ाद हो, जब आदमी और आदमी का फर्क हो और कोई भी अकेला ना हो। एक ऐसे वक्त के नाम जब सच जिंदा हो और किए जा चुके को मिटा पाना संभव ना हो। एक रूपता के युग से, एकाकीपन के युग से, मोटा भाई के युग से, दोरंगेपन के युग से सलाम। वह मर चुका है, उसने ऐसा मान लिया। उसे लगा कि अब जाकर उसके विचार स्पष्ट आकार ले रहे हैं। अब जाकर उसने ठोस फैसला लिया है। हर कृत्य का परिणाम उस कृत्य में ही मौजूद है। उसने लिखा, वैचारिक अपराध का नतीजा मौत नहीं, वैचारिक अपराध अपने आप में मौत है। अब चूंकि उसने खुद को मरा हुआ मान लिया था, तो उसके लिए जब तक संभव हो सके बचे रहना जरूरी था। उसके दाहिने हाथ की 2 उंगलियों में स्याही लग गई थी। ऐसे ही छोटी छोटी भूल धोखा दे जाती है। पता चला कि मंत्रालय में किसी अति उत्साही जीव ने अपनी नाक घुसेड़ दी। इसमें कोई महिला ही, जैसे धूसर बालों वाली वह छोटी सी महिला या फिर गल्प विभाग वाली गहरे बालों वाली लड़की, और लगी पूछने कि वह लंच के दौरान क्यों लिख रहा था, पुराने किस्म की कलम से क्यों लिख रहा था, क्या लिख रहा था, और पता चला कि जाकर शिकायत कर दी। मैं बाथरूम में गया और बड़ी सावधानी से उसने गाढ़े भूरे साबुन से स्याही को रगड़कर साफ कर डाला। इस काम के लिए यह साबुन बहुत उपयुक्त था क्योंकि बलुआ कागज की तरह ये आपकी चमड़ी को घिस डालता था। डायरी को उसने दराज में वापस रख दिया। उसे छिपाने का सोचना तो बेकार ही था, लेकिन कम से कम इतना तो वह जान ही सकता था कि किसी को उसका पता तो नहीं लग गया है। इसके लिए पन्ने के बीच में कोई बॉल फंसाना एक जाहिर कार्रवाई हो सकती थी।
थी, इसलिए उसने उजली धूल की एक चट्टान को अपनी उंगली के पोरों से उठाया और कवर के कोने में जमा दिया। अब कोई डायरी को छेड़ेगा भी तो कवर से धूल छिटक जाएगी और वह तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अब हम आ गए हैं भाग 3 पर, जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखे गए उपन्यास 1984 के। विंस्टन अपनी माँ का सपना देख रहा था। उसके ख्याल में वह 10-11 साल का रहा होगा जब उसकी माँ गायब हो गई थी। वह ऊंचे कद की एक शांत महिला थी जिनके बाल शानदार उजले थे और जिनकी चाल बहुत मध्यम थी। उसे याद पड़ता है कि उसके पिता सांवले रंग के दुबली काठी के शख्स थे जो हमेशा साफ सुथरे गहरे रंग के कपड़े और चश्मा पहनते थे। विंस्टन को खास तौर से उनके जूतों का बहुत पतला तल्ला याद पड़ता है। बहुत संभव है कि 50 के दशक में चलाए गए महान सफाई अभियानों में से एक का दोनों शिकार रहे हों। वह जहाँ बैठा था उससे बहुत नीचे गहराई में कहीं उसकी माँ अपनी गोद में उसकी छोटी बहन को लिए दिख रही थी। बहन की उसको बिल्कुल भी याद नहीं है, सिवाय इससे कि वह एक नाजुक सी छोटी सी बच्ची थी जो हमेशा चुप रहती थी और बड़ी बड़ी आंखों से टकर टकर देखती रहती थी। अभी दोनों ऊपर उसी को देख रही थी। वह दोनों कहीं जमीन के नीचे थी, शायद किसी कुएं के तल में या किसी बहुत गहरी कब्र के भीतर, लेकिन वह उसकी सतह से पहले ही बहुत नीचे थी और गहराई बढ़ती जा रही थी। वह जगह नीचे चली जा रही थी, जैसे ही वह किसी डूबते हुए जहाज के सलून में हो और गहराते पानी को भेदते हुए उसे देख रही हो। सलून में अब भी कुछ हवा शेष थी, वह उसे देख सकती थी और वह उन्हें, लेकिन वे लगातार नीचे और नीचे गहरे हरे पानी में डूबती जा रही थी, जो थोड़ी देर में उन्हें हमेशा के लिए उसकी नजरों से ओझल कर देगा। वह बाहर हवा और रोशनी में बैठा था, जबकि उन्हें मौत नीचे की ओर खींच रही थी। वह नीचे इसलिए थी क्योंकि वह बाहर था। दोनों इस बात को जानते थे और उसे उनके चेहरे पर यह एहसास लिखा दिख भी रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर या दिल में इसे लेकर कोई धिक्कार भाव नहीं था। बस इस बात का एहसास था कि उसे जिंदा रखने के लिए उन्हें मरना होगा और इसे टाला नहीं जा सकता। उसे याद नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन वह अपने सपनों में ये जानता था कि उसकी माँ और बहन की जिंदगी उसे बचाने के लिए कुर्बान हुई है। ये एक ऐसा सपना था जिसमें एक सपने की सारी छटा होने के बावजूद दरअसल वह आपकी वास्तविक जिंदगी का आईना होता है, जिसमें आदमी उस हकीकत और ख्यालात से रूबरू होता है जिन्हें जगाने के बाद भी वह अनमोल और बिल्कुल नया समझता रहता है। इस मोड़ पर विंस्टन को एक बात अचानक खटकी कि आज से 31 साल पहले उसकी माँ की मौत जिस त्रासद और दुखद तरीके से हुई थी, वैसा आज बिल्कुल भी संभव नहीं था। त्रासदी उस जमाने की बात हो गई जब प्रेम, दोस्ती, निजता जैसी चीजें हुआ करती थीं, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे और इसके लिए उन्हें किसी वजह की जरूरत नहीं होती थी। माँ की याद ने उसका दिल चाक कर दिया क्योंकि वह उसे प्यार करते हुए मरी थी, जब वह इतना छोटा और स्वार्थी था कि बदले में उसे प्यार नहीं दे पाया था। और पता नहीं कैसे उसे याद नहीं पड़ता कि माँ ने कर्तव्य निष्ठा के किसी ऐसे बोझ में अपना बलिदान दे दिया था जो उसके लिए बेहद निजी और अक्षुण्ण था। ऐसी चीजें आज संभव नहीं है। आज भय, नफरत और पीड़ा बेशक है, लेकिन भावनाओं की मान मर्यादा नहीं बची है। दुख की गहराई और जटिलता नदारद है। सैकड़ों कोस नीचे हरे पानी में लगातार डूबे हुए ऊपर देखती माँ और बहन की बड़ी बड़ी आंखों में झांककर उसे ये बातें समझ में आ रही थी। अचानक उसने खुद को एक मखमली सतह पर खड़ा पाया। गर्मियों की शाम थी। सूरज की तिरछी किरणें जमीन पर पड़ रही थी। यह दृश्य तो उसने पहले भी सपने में कई बार देखा है, इतनी बार कि वह खुद पक्का नहीं है कि कहीं वास्तव में तो ये वहां नहीं आया था। जब भी वह जागे में इस जगह को सोचता है तो उसे सुनहरा प्रदेश कहता है। ये एक पुरानी चारगाह थी, खरगोशों से भरी हुई, जिसके बीच से एक पगडंडी जाती और यहाँ वहाँ बाम्बियां थी। घास के मैदान में उस पार जंगली इलाके में चौड़े पत्तों वाले एल्म के पेड़ों की टहनियां हवा में हौले हौले झूम रही थी। उसके घने पत्ते किसी औरत के बाल की तरह लहरा रहे थे। यहीं कहीं पास में, लेकिन नजर से ओझल, साफ पानी का एक शांत सोता है जहां विलो की छांव में नीचे मछलियां तैर रही हैं। उसने देखा कि मैदान के उस पार से गहरे बालों वाली लड़की उसकी ओर चली आ रही है। ऐसा लगा कि महज एक झटके से उसने अपने कपड़े फाड़कर तिरस्कार से एक कोने में फेंक दिए हों।
उसकी देह चिकनी और सफेद थी, लेकिन वह कोई चाहत पैदा नहीं करती थी। वास्तव में वह उसकी ओर ठीक से देख भी नहीं रहा था, लेकिन उस पल जिस एक चीज ने उसे मुग्ध कर दिया था वह थी उसकी अदा, जिससे उसने अपने कपड़े एक कोने में फेंके थे। जिस बेलौस और बिंदास तरीके से उसने ऐसा किया था, उसकी गरिमा की एक ऐसी भव्यता थी जो समूची सभ्यता को, एक समूची विचार पद्धति को खारिज कर सकती थी। गोया उन बाहों की बस एक शानदार चमक ही मोटा भाई और उनकी पार्टी और उनकी विचार पुलिस को झाड़ बुहार कर निस्सार कर दे। ऐसी अदा पुराने जमाने में हुआ करती थी। विंस्टन की नींद खुली तो उसकी जबान पर शेक्सपियर था। टेलीस्क्रीन से कान फोड़ सीटी बज रही थी, जो 30 सेकंड तक ऐसे ही बजती रही। सुबह के 7:15 बज चुके थे। ये कर्मचारियों के सोकर उठने का वक्त था। विंस्टन ने एक झटके में अपने निर्वस्त्र शरीर को बिस्तर से अलग किया और कुर्सी पर पड़ी एक गंदी बनियान और शॉर्ट उठाए। पार्टी के प्रचारकों को कपड़ों के लिए सालाना केवल 3000 का कूपन मिलता था, जबकि एक सूट ही 600 का मिलता था। अगले 3 मिनट में हाड़ तोड़ वर्जिश शुरू होने वाली थी। तभी उसे तेज खांसी का दौरा पड़ गया। सोकर उठने के बाद ऐसा अक्सर ही होता था। खांसने से उसके फेफड़े खोखले हो गए कि दोबारा उनमें सांस भरने के लिए उसे फिर से पीठ के बल लेटकर मुंह में लंबी लंबी सांसें लेनी पड़ी। खांसने से जोर लगाने से उसकी नसें फूल गई थी और टखने का अल्सर दर्द देने लगा था। कर्कश स्वर में एक महिला ने निर्देश दिया, 30 से 40 साल वालों अपनी अपनी जगह लीजिए। 30 से 40। टेलीस्क्रीन के सामने विंस्टन सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। पर्दे पर ट्यूनिक और जिम वाले जूते पहने एक जवान, छरहरी और मांसल महिला पहले से मौजूद थी। उसने निर्देश दिया, हाथ मोड़ेंगे और स्ट्रेच करेंगे। मेरे साथ दोहराएं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए कामरेड, थोड़ा जोश से करिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। खांसी के दौरे ने विंस्टन के मन पर सपने का असर पूरी तरह खत्म नहीं होने दिया था और लयबद्ध वर्जिश ने उसको कुछ हद तक वापस बहाल करने में मदद की। वह यंत्रवत अपनी बाहें आगे पीछे कर रहा था और चेहरे पर एक हल्के उत्साह का भाव भी बनाए हुए था, जो वर्जिश के सत्र में जरूरी माना जाता था। इसी बीच मन ही मन वह अपने बचपन की स्मृतियों को भी याद करने की कोशिश कर रहा था, जो धुंधली पड़ चुकी थी। ये असामान्य रूप से मुश्किल काम था। 50 के दशक के बाद का सब कुछ धुंधला था। जब बाहर कोई रिकॉर्ड ही नहीं रहे हों जिसे आप देख सकें, तो अपनी जिंदगी की लकीरें भी स्पष्टता खोने लग जाती हैं। आपको वो बड़े घटनाएं बेशक याद रहती हैं जो शायद कभी हुई ही नहीं थी। घटनाओं के महीन विवरण तो आपको याद रह जाते हैं, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि दिमाग से गायब रहती है। इस बीच लंबे लंबे खाली अंतराल भी हैं जिनमें कुछ नहीं दिखता। उस समय तो सब कुछ एकदम अलग था। यहाँ तक कि देशों के नाम भी और दुनिया के नक्शे पर उनकी आकृतियां भी आज से अलहदा थीं। मसलन उन दिनों एयर स्ट्रिप 1 नाम का कोई देश नहीं होता था, केवल इंग्लैंड या ब्रिटेन कहते थे। हालांकि लंदन तो हमेशा से लंदन ही था, इस बारे में वह आश्वस्त था। विंस्टन को ऐसा कोई दौर याद नहीं आया जब उसका देश किसी जंग में ना रहा हो। हाँ, बचपन में वह काफी लंबा वक्त उसे याद है जो अमन चैन का दौर था, क्योंकि उसकी शुरुआती स्मृतियों में एक हवाई हमले की छवि मौजूद है जिसने सभी को चौंका दिया था। तब शायद कॉलचेस्टर में एक बम गिरा था। उसे हमले का तो कुछ खास याद नहीं, लेकिन इतना याद है कि उसके पिता उसका हाथ पकड़कर किसी बहुत गहरी जगह पर खींचे ले जा रहे थे। वे बहुत तेजी से गोल गोल सपीली सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे और सीढ़ियों से उतरने की आवाज हो रही थी और उसका पैर चलते चलते इतना भर गया कि उन्हें बीच में ही रुककर सुस्ताना पड़ा था। उसकी माँ भी धीरे धीरे उनके पीछे आ रही थी। उसकी गोद में बहन थी या फिर कंबलों की गठरी, पता नहीं। वह पक्के तौर से नहीं कह सकता था कि बहन तब तक पैदा हुई थी या नहीं। आखिरकार वे एक भीड़ भाड़ वाले बज बजाते इलाके से निकले। ये एक भूमिगत रेलवे स्टेशन था। स्टेशन की फर्श चौकोर आकार के पत्थर के पटिये की बनी थी, जिस पर चारों ओर लोग बैठे थे। कुछ लोग आपस में सटकर एक के ऊपर एक बनी धातु की छड़ों पर बैठे थे। विंस्टन के माता पिता को फर्श पर बैठने की जगह मिल गई। उनके करीब एक बुजुर्ग और उनकी पत्नी एक छड़ पर अगल बगल बैठे हुए। बुजुर्ग ने सुघड़ गहरा सूट पहना हुआ था और काली टोपी लगा रखी थी, जिसके नीचे उनके पके हुए सफेद बाल पीछे से दिखाई दे रहे थे। उनका चेहरा सुर्ख लाल था।
आंखें नीली थीं और उनमें आंसू डबडबा रहे थे, उनसे जिनकी महक आ रही थी। ऐसा लगता था कि उनकी देह से पसीने की जगह जिन ही निकल रही हो। कोई मौज लेते हुए ये भी कह सकता था कि उनकी आंखों में आंसू नहीं, शुद्ध जिन भरी हुई है। वे हल्का पिए हुए थे, लेकिन किसी बात का असहनीय दुख उन्हें जरूर खाया जा रहा था। विंस्टन ने अपने सहज बाल बोध में अंदाजा लगा लिया था कि इस बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा भीषण घटा है जिसे माफ नहीं किया जा सकता और जिसका कोई इलाज भी नहीं है। फिर विंस्टन को लगा कि उसे उनके दुख का कारण पता चल गया है। इस शख्स के लिए किसी प्रियजन, शायद इनकी पोती की हत्या हो गई है। रह रहकर वे एक ही बात दोहरा रहे थे, हमें उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने चिताया था। क्यों माँ, गलत कह रहा हूँ? भरोसा जताने पर यही होता है। मैं लगातार कह रहा था, उन बदमाशों पर हमें भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। अब विंस्टन को ये याद नहीं कि वे किन बदमाशों की बात कर रहे थे जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल जंग उसी समय से लगातार जारी है, लगातार माने वाकई बिना रुके हुए। हालांकि कायदे से देखें तो ये जंग वही नहीं है जो पहले थी। उसके बचपन में कई महीने तक लंदन में ही सड़क पर मार काट होती रहती थी, जिसकी कुछ छवियां तो उसे बिल्कुल साफ साफ याद है। उस पूरे दौर के इतिहास को खंगालना, यानी किसी खास समय में कौन किसके खिलाफ जंग लड़ रहा था, इसका पता लगाना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि ना तो इसका कोई लिखित रिकॉर्ड था और ना ही इसके बारे में कोई सार्वजनिक बात होती थी। जो स्थिति अभी थी उससे अलग कुछ भी नहीं बताया गया था। फिलहाल 1984 में, अगर ये वाकई 1984 है, तब ओशिनिया की जंग यूरेशिया से जारी है, जिसमें ईस्ट एशिया उसके साथ है। कभी भी किसी सार्वजनिक या निजी संवाद में ये नहीं माना गया कि तीनों शक्तियों के बीच कोई मतभेद रहा हो। जहां तक विंस्टन को याद है, केवल 4 वर्ष पहले तक ओशिनिया की जंग ईस्ट एशिया के साथ चल रही थी, जिसमें यूरेशिया उसके साथ था। ये ज्ञान हालांकि गोपनीय था, क्योंकि उसकी स्मृति अभी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं की जा सकी थी। वैसे आधिकारिक रूप से देखें तो दुश्मन बदल चुका है, इसकी बात कभी कहीं हुई ही नहीं। सरकारी संस्करण तो यही है कि जंग चूंकि ओशिनिया और यूरेशिया के बीच चल रही है, इसलिए यही जंग हमेशा से चली आ रही है। मोटा सिद्धांत ये है कि आज की तारीख में जो कोई भी ओशिनिया का दुश्मन निकले, शाश्वत दुश्मन उसे ही माना जाएगा। इसलिए भविष्य में या अतीत में भी उसके साथ किसी तरह का कोई समझौता मुमकिन नहीं है। कमर पर हाथ रखकर दर्द सहते हुए अपने कंधे पीछे ले जाते हुए उसने कम से कम 10,000वीं बार इस बात को महसूस किया कि ये सारी बातें एक साथ सच हो सकती हैं। माना जाता था कि कमर पर हाथ रखकर उसके अक्ष पर शरीर को गोल घुमाने की वर्जिश पीछे की मांसपेशियों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। ऐसा सोचना बहुत आतंकित करने वाला था। मतलब, पार्टी अगर वाकई अतीत में घुसकर किसी घटना पर उंगली रखकर कह दे कि आपसे कि ये घटना तो कभी हुई ही नहीं थी, तो किसी भी तरह की प्रताड़ना या मौत से कहीं ज्यादा डराने वाली बात होनी चाहिए। पार्टी का कहना था कि ओशिनिया कभी भी यूरेशिया के साथ गठजोड़ में नहीं रहा। विंस्टन स्मिथ जानता था कि बस 4 साल पहले ही ओशिनिया का यूरेशिया के साथ गठजोड़ हुआ करता था, लेकिन उसका ये ज्ञान वजूद में कहाँ था, केवल उसकी खोपड़ी में बसी चेतना के भीतर, जिसे वैसे भी जल्द ही खत्म कर दिया जाना था। और अगर बाकी सारे लोग पार्टी के बताए एक झूठ को स्वीकार कर लेते, यदि सारे रिकॉर्ड भी यही कहानी कहते, तब यही झूठ इतिहास का हिस्सा होकर सच बन जाता। पार्टी का नारा था, जिसका अतीत पर नियंत्रण है वही भविष्य को भी नियंत्रित कर सकता है, जिसका वर्तमान पर नियंत्रण है वही अतीत को भी नियंत्रित कर सकता है। बावजूद इसके कि अतीत चाहे कितनी भी तब्दीली की गुंजाइश रखता हो, उसे कभी वास्तव में बदला नहीं गया था। बस इतनी सी बात थी, और आज अभी जो सच है वही हमेशा से सच रहते आया है और आगे भी सच ही रहेगा। इसके लिए बस इतना करना था कि आप अपनी स्मृति पर लगातार विजय हासिल करते रहें, यानी अपनी स्मृतियों को एक के बाद एक नियंत्रित करते जाएं। इसे वे रियलिटी कंट्रोल या वास्तविकता पर नियंत्रण कहते थे। न्यूज स्पीक में इसके लिए एक शब्द था, डबल थिंक। विश्राम, थोड़ा शालीन लहजे में महिला चीखी। विंस्टन ने अपने दोनों हाथ ढीले छोड़ दिए और फेफड़ों में धीरे धीरे हवा भरी। उसका मन अब डबल थिंक की जटिल दुनिया में डूब गया, जहां एक साथ 2 विरोधी बातें माननी होती थी।
मसलन जानना और नहीं जानना। वास्तविकता का पूरा भान होने के बावजूद सतर्कता पूर्व गढ़े हुए झूठ बोलना, एक साथ दो विरोधी विचारों को पोसना जिसका मतलब कुल मिलाकर सिफर, ये जानते हुए कि दोनों ही विचार विरोधाभासी हैं, दोनों में यकीन करना, तर्क के खिलाफ तर्क का इस्तेमाल करना, नैतिकता की दुहाई देते हुए नैतिकता को तिलांजलि देना, ये मानना कि लोकतंत्र असंभव चीज है लेकिन पार्टी लोकतंत्र की रहनुमा है। जो भुला देना जरूरी हो उसे भूल जाना, फिर जरूरत पड़ने पर उसे तत्काल याद कर लेना और फिर से भूल जाना, और इन सब से ऊपर इसी प्रक्रिया को समूची प्रक्रिया पर लागू करना। यही इस प्रक्रिया की महीन जटिलता थी, सचेत रूप से अचेतन को प्रवृत्त करना और एक बार फिर अपने लिए इस नकली उपाय के प्रति अचेत हो जाना। दरअसल डबल थिंक को समझने के लिए इसमें घुसकर इसे लागू करना होता है। पर्दे पर निर्देश दे रही महिला ने एक बार फिर सावधान किया। अब आइए देखते हैं कि हम में से कौन कौन अपने पैर के पंजे छू सकता है। और उसने बड़े उत्साह में कहा, नितंबों को ऊपर उठाते हुए नीचे झुकिए, कॉमरेड प्लीज, 1 2 1 2। विंस्टन को यह व्यायाम पसंद नहीं था। इससे जो दर्द उसकी एड़ियों में उठता था वह ऊपर उसकी कमर तक पहुंच जाता था और अक्सर इसे एक खांसी का दौरा पड़ जाता था। इसके अलावा उस दौरान उसे सोचने में जो हल्का सा सुख मिलता था वह भी चला जाता था। यही इस बार भी हुआ था। उसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि कैसे अतीत को ना केवल बदल दिया गया था बल्कि पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। सोचिए कि यदि बेहद जाहिर सी बात का भी कोई रिकॉर्ड आपकी स्मृति के बाहर मौजूद ही नहीं हो तो आप उस तथ्य को स्थापित कैसे कर सकेंगे। उसने याद करने की कोशिश की कि पहली बार उसने मोटा भाई के बारे में कब सुना था। शायद 60 के दशक में, लेकिन पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। पार्टी का इतिहास तो कहता है कि उसके आरंभिक दिनों से ही मोटा भाई क्रांति का संरक्षक और सर्वमान्य नेता था। उसकी वीर गाथाओं का सिरा पीछे धकेलते धकेलते 40 और 30 के उन भव्य दशकों तक पहुंच गया था जब पूंजीवादी लोग अपनी अजूबी बेलनदार टोप पहने लंदन की सड़कों पर दमकती मोटर कारों या कांच की दीवार वाली बग्घियों में चला करते थे। ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ये बात कितनी सच है और कितनी गढ़ी हुई थी। विंस्टन को तो ये भी याद नहीं था कि पार्टी कब बनी थी। उसे पूरा भरोसा था कि सन 1960 से पहले उसने INGSOC शब्द भी नहीं सुना था। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि पुरानी भाषा ओल्ड स्पीक में, जिसे इंग्लिश सोशलिज्म कहते थे, ये चलन में रहा हो। हर चीज दरअसल कोहरे में घिरी हुई जान पड़ती थी। कभी किसी चीज पर आप भरोसे से उंगली रख भी दें तो वह पक्के तौर पर झूठ ही निकलती थी। मसलन पार्टी के इतिहास की किताबों में दावा था कि एरोप्लेन का आविष्कार पार्टी ने किया था। ये बात सच नहीं थी। उसे अपने बचपन से हवाई जहाज की स्मृतियां थी, लेकिन आप ऐसा कुछ भी साबित नहीं कर सकते थे। कोई सबूत ही नहीं था। केवल एक बार जिंदगी में ऐसा हुआ था कि किसी ऐतिहासिक तथ्य को झुटलाए जाने का एक सटीक कागजी सबूत हाथ लगा था और ऐन उसी वक्त स्मिथ पर्दे से कर्कश आवाज चीखी, 6079 स्मिथ वी, हाँ आप ही, और नीचे झुकिए प्लीज, आप बेहतर कर सकते हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे हैं, और नीचे, हाँ ये बेहतर है कॉमरेड। अब विश्राम की मुद्रा में सीधे खड़े हो जाएं सारे और मुझे देखें। विंस्टन के शरीर से अचानक गर्म पसीना निकलने लगा। उसके चेहरे से अब भी उसके मनोभाव का पता नहीं लगाया जा सकता। बेचैनी बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। कभी असंतोष का भाव चेहरे पर नहीं आने देना चाहिए। जरा सी पलक झपकी नहीं कि खेल खत्म। विंस्टन उसे देख रहा था। निर्देशिका ने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए। इस शिष्ट तरीके से किया जाएगा कहना तो संभव नहीं, लेकिन काफी सफाई के साथ उसने ऐसा किया था। फिर नीचे की ओर झुकते हुए अपने हाथों की उंगलियों के पोरों से उसने पंजों को नीचे दबा दिया। ऐसे करना है कॉमरेड आपको। एक बार फिर मुझे देखिएगा। मैं 39 साल की हूँ और 4 बच्चों की माँ भी। अब देखिए कैसे करना है। वह फिर से नीचे झुकी। देखा आपने, मेरे घुटने नहीं मुड़े। आप चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसा कर लेंगे। ऐसा कहते हुए वह सीधी हो गई। विंस्टन ने एक झटके में शरीर को मोड़ा और घुटने बिना मुड़े ही अपने पंजे को छू लिया। महिला ने प्रोत्साहन के स्वर में कहा, 45 साल से कम का कोई भी आदमी अपने पंजे छू सकता है। लड़ाई के मोर्चे पर जाने का हमारा सौभाग्य नहीं है तो क्या हुआ, हम खुद को फिट तो रख सकते हैं।
मालाबार के मोर्चे पर हमारे साथियों को याद करिए और जल महल में हमारे नाविकों को। सोचिए कि उन्हें किन चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा और एक बार फिर से कोशिश कीजिए। ये बेहतर है कॉमरेड, पहले से कहीं बेहतर। इतने बरसों में मिस्टर ऐसा पहली बार कर पाया था। तो मित्रों, यहीं समाप्त होती है हमारी ये कहानी 1984 का हिंदी अनुवाद। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी ने आपकी सोच के कुछ उन पहलुओं को एक बार फिर से नींद से जगाया होगा जो हम आज के कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म के युग में खो चुके हैं। तो चलिए, अब समय है आपसे विदा लेने का, इस आशा के साथ ऐसा भविष्य जो इस नॉवल में दर्शाया गया है हमें अपने जीवन काल में ना देखना पड़े। मैं आपकी दोस्त रोशनी आपसे इजाज़त लेती हूँ और जल्द ही मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए।